नमस्कार दोस्तों, गुड बोल रहा हूँ। और आज हम देखने जा रहे हैं 14 मार्च के जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज में 14 मार्च के सारे इम्पोर्टेंट हम न्यूज़ कवर करने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो एग्जाम फोकस है वो है बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे का एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है ये हमारा चैनल एग्जाम एलिवेट, जहाँ पे कि हम डेली बेसिस पे जो 15 जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है वो देखते हैं और साथ ही हम उसका 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ही देखते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन करने की जो प्रक्रिया जो होता है, जो एक्टिविटी जो होता है वो आपके अंदर में डेवलप हो पाए और आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। इसी थॉट्स के साथ में हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सारी चीज देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक कोर्स के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास की। बात यह है कि आज की मेहनत ही कल की पहचान बनती है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं ना तो यही आपको कल पहचान दिलाएगा। टुडेज हार्ड वर्क बिकम्स टुमारो आइडेंटिटी। तो इसी थॉट्स के साथ में हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बस आप लोग एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है 14 मार्च की, वो सारी चीज कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें पीएम किसान योजना के बारे में, जो कि 22वीं किस्त जारी किया गया है। किन्होंने जारी किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पे गुवाहाटी में ये किस्त जारी किया गया है, जहाँ पे कि ये अमाउंट जो टोटल है 18,640 करोड़ रुपए है और इसमें 9.32 करोड़ किसान के परिवार इसमें शामिल है। ये पैसे जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2,15,00,000 यहाँ पे महिला भी शामिल है। तो आप इसी प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल में जानते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूं कि आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें, एक होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहां से कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मंत्रालय कौन सा है। ये कृषि और किसान मंत्रालय के अंदर में आता है। ये जो स्कीम जो है, ये स्कीम जो है दोस्तों, ये 100% सेंट्रल स्कीम है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फंड करता है। साथ ही साथ ये स्कीम जो स्टार्ट हुआ था, ये फरवरी महीने में 2019 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि छोटे किसान जो है उसकी आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। साथ ही साथ बात कर लेते हैं, इसमें आपको 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है किसान को, जिसमें कि 2,000 रुपये के 3 समान किस्त आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन सबसे सारे फैक्ट्स जो है ये आपके सारे एग्जाम में काम आएंगे, चाहे आपका बीपीएससी एडी का एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी का आप सिविल सर्विस एग्जाम उसमें हो, या आप जो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स आ रहा है मई में, वहां पे भी ये सारी चीज आपके काम आ जाएंगे। राइट, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इस तरीके टॉपिक हम देखते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक नया डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, जो टिकाऊ मत्स्य पालन जो पॉलिसी जो है 2025 का, उसमें कुछ हमें नया नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या ऐसा चीज है। तो इसमें आपको ये जो टिकाऊ मत्स्य पालन पॉलिसी 2025 में हमें देखने को मिला था, इसमें यह था कि 24 मीटर या उससे अधिक लंबे जहाजों के लिए आपको उनके संचालन हेतु एक आपको एक्सेस पास की आवश्यकता होती है। एक्सेस पास, ठीक है, जिसे कि आप रियल क्राफ्ट पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। आपको वहीं से एक्सेस पास का आपको ये पास लेना जरूरी है। राइट, अब बात करते हैं कि आखिर इस सिस्टम के अंदर में आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये नियम जो है 1976 में समुद्री क्षेत्र अधिनियम के तहत मछली पकड़ने की गतिविधियों के विनियमित करता है कि आपको कैसे मछली पकड़ना है, क्या मछली पकड़ना है। राइट, और ये जो है जैव तटरेखा से जो 200 समुद्री मील का तक फैला है, इसमें लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर कवर करता है। तो आप ये देखते होंगे, ये जो जोन जो है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं तो 200 नॉटिकल माइल जो है वो भारत की टेरिटरी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे भारत अपना जो भी होता है, जैसे कि फार्मिंग वगैरह जो जस्ट है, जैसे समुद्र में जो भी मछली, यानी समुद्र के जो संसाधन है वो 200 समुद्री मील तक फैला रहता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक ये इंडियन टेरिटरी में काउंट किए जाते हैं। तो इसलिए पॉलिसी बनाया गया है। राइट, ताकि समुद्री संसाधन जो है उसको किस तरीके से एक दोहन किया जाए, जस्ट है कि उसको कैसे रोकथाम किया जाए,
ये सस्टेनेबल तरीके से कैसे वर्क करे, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब ये जो नियम जो है ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, तो ये भारत सरकार का जो मंत्रालय है, मत्स्य पालन मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वहां से इसको लीड अप किया जाता है, राइट। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, तो यही चीज प्रयास है मेरी। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और सारे टॉपिक जो है एक बेहतरीन टॉपिक अब बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। हमारा प्रयास यही है कि अब आपको जो डेली बेसिस पे जो न्यूज को पढ़ना होता है वो चीज कम हो जाए, या आप मैगजीन डेली पढ़ रहे हैं वो भी आपको किसी तरीके से आपको कोई आउटपुट अलग आउटपुट रिलायबल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से जो कंसाइज वे डॉक्यूमेंट आपको दिया जा रहा है डेली बेसिस पे, ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी चीज हमें कवर करने के बाद, चाहे वो पीआईबी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या द हिंदू हो, या गवर्नमेंट के जो ब्यूरो जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट हो, वहां से सारे डाटा कलेक्ट किया जाता है, आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करने के पूरे प्रयास है। चलिए एक नया डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो ये है कि आप देखेंगे कि नई दिल्ली में जियो CON26 सम्मेलन के दौरान इस नीति की चर्चा हुई है कि राष्ट्रीय में जो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी जो है 2022 की, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये जो पॉलिसी जो बनाया गया था आपको, ये मिला था कि इसमें देखेंगे भूमिगत आधारित भारत का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये 2025-26 में राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन इसे लॉन्च भी किया है। अब ये क्या है, तो ये कौन से मंत्रालय के अंदर में ये कवर किया प्रयास किया गया है, तो ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की जो है उसके अंदर में आता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के इसके एक डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। आपको स्वामित्व योजना पता होना चाहिए, ये गवर्नमेंट के वन ऑफ द बेस्ट योजना में से एक है, जिसमें से कि आप देखेंगे कि ड्रोन और जीएस मैपिंग के उपयोग करके ग्रामीण संपत्ति को रिकॉर्ड प्रदान करती है। ये स्वामित्व योजना के अंदर में आप ये ड्रोन देख रहे होंगे, ये ड्रोन देख रहे होंगे, ड्रोन देख रहे होंगे, तो ये सब क्या है, तो ये इसलिए ताकि जो आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है बहुत सारा डिस्प्यूट रहता है, बहुत सारा विवाद चलता रहता है, खास करके जमीन को लेकर के, तो उसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये पॉलिसी लाया गया है। और यहाँ पे इन सब जो आज के जो नई टेक्नोलॉजी उसको यूज किया जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं, ये नीति जो है स्थानीय डेटा तक पहुंच को उदार बनाकर नागरिक और निजी क्षेत्र को भागीदारी को बढ़ावा भी देती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 का किया है, और अभी इसका सम्मेलन हो रहा है 2026 में, इसीलिए इसके जो पॉलिसी जो उसमें सुधार पे भी चर्चा की गई है, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए किस कौन से मंत्रालय इसका है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इसका मंत्रालय कौन सा है। तो ये आज के एक मेजर डेवलपमेंट के बारे में आप बात करता हूं, थोड़ा आराम से मेरे बात को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अभी ट्रम्प का जो पॉलिसी जो है, ग्रेट अमेरिका अगेन वाली जो पॉलिसी उनकी है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीजें देखने को मिलेगा, खासकर जब से एप्स्टीन फाइल में जो चर्चा हुआ है, उसकी जो बातें पब्लिक डोमेन में आया है, उस समय से ट्रम्प की जो पॉलिसी है बहुत ज्यादा हार्ड पॉलिसी है, एकदम हार्डलाइन पॉलिसी है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि वो बार-बार टैक्स लगाते हैं, खास करके जो ग्रोइंग इकोनॉमिक है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ये जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके ऊपर ये सैंक्शन लगाने के नए तरीके वो अपना अपनाता रहता है। अब आज के बारे में डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूं। ट्रम्प का प्रशासन जो है भारत, चीन सहित 16 देश के विरुद्ध अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच शुरू की है कि अगर कोई अनुचित आप व्यापार करते हैं तो आप पे हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। अब ये क्या है, तो आपको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा बताता हूं। देखिए अमेरिका का तर्क ये है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भारत और चीन और 16 देशों पे तर्क किया कि भारत के पास जो है ना सौर मॉड्यूल, पेट्रोकेमिकल्स और स्टील जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, अतिरिक्त, ठीक है, जो वैश्विक बाजारों को विकृत कर सकता है। आज 2025 में भारत अमेरिका का जो आप ट्रेड देखेंगे ना, तो ये $58 अरब का व्यापार पहुंच गया है, $58 अरब, यानी सबसे ज्यादा जो भारत का व्यापार जो है अमेरिका से ही होता है, राइट। और इसी क्रम में अमेरिका ने ये जो सेक्शन 301 जो है उसको उपयोग करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ 301 सेक्शन क्या है। तो देखिए इसमें 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा जो है 301 सरकार को अन्य देशों पर टैरिफ लगाने की अनुमति देती है। उनकी नीतियां जो है अमेरिका के वाणिज्य को नुकसान अगर पहुंचाती हो तो ये 301 यही है कि अगर भारत पे अगर जांच करता है, अगर उन्हें ऐसा कोई चीज मिलता है उनको एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा।
वैसे भी बहुत सारे टैरिफ भारत पर लगाया गया है। और अगर इसके स्टैटिक माध्यम से देखें, देखिए कानूनी ये जो सेक्शन जो 1977 में ये कानून लाया गया था, जिसमें कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन की विनियमित करने की शक्ति देता है, राष्ट्रपति को ही देखता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें, अगर आपका एग्जाम पूछे कि सेक्शन 301 किससे संबंधित है, कौन से देश से संबंधित है, आप सीधा अमेरिका बताएंगे। अब मैं एमसीक्यू भी देखूंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चीज जो है यूट्यूब पे नहीं होता है। यूट्यूब पे सब आके फेंक के जा रहे हैं या बड़ी बातें करके जा रहा है, लेकिन जो काम की चीज जो है, जो आपका एग्जाम में पूछ रहा है, हम उसको ही टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि व्यापार प्रथा जो शुरू की गई है, तो अगर आप एग्जाम पूछता है कि ये सेक्शन 301 कहाँ से संबंधित है, ये किससे रिलेट करता है, और ये कोई नई बात नहीं है। आपका यूपीएससी एग्जाम जो आ रहा है प्रीलिम्स का मई में, वहां पे ये क्वेश्चन से बहुत आने के प्रोबेबल चांस है, राइट। तो आप इन सब चीज मटेरियल को आप रेडी करेंगे, आप अच्छे से समझने का सारी चीज प्रयास करिए। बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे बातें करनी है, तो इसीलिए हम थोड़ा तेजी भी दिखा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे ईरान के विरुद्ध एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिसमें कि भारत भी साथ दिया है। ये जो है, अब आपको ना भारत का क्या पॉलिसी है, क्या डिप्लोमेसी है, अब आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। जो ईरान और इजराइल के बीच में जो वार हो रहा है, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है, अब आपको यहां से पता चलेगा कि आखिर भारत का स्टैंड क्या है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, समझने के बारे में समझते हैं थोड़ा। कि देखिए, एक प्रस्ताव लाया गया है यूनाइटेड नेशंस से सिक्योरिटी काउंसिल में। ये प्रस्ताव जो है, ये हॉर्मुज जल डमरू जो है, हॉर्मुज जल डमरू के मध्य में जो नौवहन हो रहा है, उसमें हस्तक्षेप की निंदा करता है, हस्तक्षेप की निंदा करता है कि ईरान हस्तक्षेप कर रहा है। जो ये जो है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, आप ऊपर में देखिए क्या है, ईरान है, ठीक है, यूएई भी है, ओमान भी है। तो लेकिन ये आप देखेंगे, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन ईरान के कितने पास में हो जाता है, ऐसे देखिए यहाँ से। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज यही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से कोई भी जहाज निकलता है, यहाँ से कोई भी जहाज निकलता है दोस्तों, तो यहाँ से कोई भी जहाज अगर निकला, ठीक है, ऐसे यहाँ से कोई जहाज निकल रहा है, तो यहाँ पे ईरान हमला कर देता है। भारत के भी जहाज पे हमला किया गया था, आज से 2-4 दिन पहले की खबर है, भारत के जहाज पे भी हमला किया गया था। तो इस विरोध में आप देखेंगे कि भारत समेत 134 अन्य देश ने ये जीसीसी के नेतृत्व वाले जो यूएनएससी के प्रस्ताव को प्रायोजित किया था, और इसमें भारत भी साथ दिया है, इसमें भारत भी साथ दिया है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसी प्रस्ताव को आप देखेंगे कि रूस और चीन इस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया, यानी कि रूस और चीन का स्टैंड क्लियर है कि वो ईरान को साथ दे रहा है। लेकिन भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं जो अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके राह पे ही चल रहा है, क्योंकि भारत अपना डिप्लोमेसी दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भारत में आप देखेंगे कि एलपीजी के जो क्राइसिस जो है कितना बढ़ गया है, बहुत ज्यादा एलपीजी क्राइसिस हो गया। तो भारत को यह है कि यहाँ से हॉर्मुज से जो क्रॉस करेगा, तभी तो हम अपनी चीजें को सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का स्टैंड क्या है दोस्तों। तो भारत का स्टैंड ये है कि भारत यहाँ पे ईरान को विरोध में बोल रहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आप आने दीजिए, नहीं तो हम इसके विरोध में, भारत तो यही चीज है, ठीक है। अब ये कहाँ पर लाया गया, तो ये यूएनएससी के अंदर में लाया गया, जिसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भारत की जो अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसके लिए जाना जाता है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ पे अभी तक जो भारत का स्टैंड जो था इस युद्ध में, अब आपको देखने के लिए क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि यूएनएससी में जो प्रस्ताव आया था वो किसके विरुद्ध था, तो ये ईरान के विरुद्ध भारत का रुख देखने को मिला है, और रूस और चीन इसमें शामिल नहीं था, राइट। तो आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो था वो भी मैं आपको पूरे समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप आपको अब यहाँ से कोई समस्या नहीं होगा, राइट। चलिए, अब हम यहाँ से कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो मुद्रास्फीति जो है, खास करके जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, खुदरा मुद्रास्फीति, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी तो पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, अब एक डेटा आया है, अब डेटा कौन रिलीज करता है वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता। MOSPI जो है, यानी कि सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय, एक डेटा रिलीज किया है। उस डेटा में ये बोला गया है, क्या बोला गया है दोस्तों, कि फरवरी महीने में जो है, फरवरी महीने में 2026 में CPI जो था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बढ़कर 3.21 हो गई, जो कि जनवरी में 2.74 थी। ग्रामीण मुद्रास्फीति जो है 3.37 रही है। तो
फरवरी महीने में जो ये बोला गया कि फरवरी में थोड़ा इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ा है, इन्फ्लेशन जो है फरवरी महीने बढ़ा है, तो जिसमें कि आप देखेंगे 3.2 इन्फ्लेशन है, आप फरवरी में यही था 2.74 और ग्रामीण में देखेंगे 3.37 रहा है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि आखिर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये इसका रिलीज कौन करता है, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितना चल रहा है, तो ये रिलीज करता है दोस्तों आपके ये सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय जो है भारत सरकार के अंदर में आता है, तो ये इसको रिलीज करता है। ठीक है, और भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी मामूली में वृद्धि देखी गई है, वही बात मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ जो अगर लिंकअप के बारे में, तो आरबीआई क्या क्या माध्यम मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है, तो उसके लक्ष्य ये है 4% रखा गया है। 4% में चाहे 2+ हो जाए या 2- हो जाए, यानी अगर 6% तक भी जाता है मुद्रास्फीति तो भारत सरकार समझता है कि ये कंट्रोल में है, लेकिन ये भी लक्ष्य है कि 4% है तो आप इसे 2% के पास ही रखें, यानी कि 4 में से 2+ हो जाए या माइनस हो जाए। ये आरबीआई अपना इन्फ्लेशन का एक लक्ष्य रखा है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका मुद्रास्फीति से संबंधित ये बातें था। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो ये क्या है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है कि इससे ये पता चलता है कि आप कितना इनोवेटिव हैं, कितना आप इनोवेशन कर रहे हैं, और आप जो टॉप वर्ल्ड जो है अमेरिका है, चीन है, उसके अब रेस में है भी या नहीं है, ये सारे बातें आपको बताएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले भारत कितने नंबर पे है, भारत कितने नंबर पर है, तो भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि 2015 में 81वें स्थान पर था, 81 था। और हालांकि आप देखेंगे कि भारत में R&D खर्च अभी भी जीडीपी का 0.65% ही है, यानी कि हमें अपने जो R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, उस पर अभी भी खर्च करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो 38 है। ठीक है, तो आप अगर आप 2015 से कंपैरिजन करेंगे तो ये आपको अच्छा दिखेगा। ओके, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि भारत ने वैश्विक नवाचार रैंकिंग में अपने प्रदर्शन में सुधार जारी रखा है, तो ये अच्छी बात है जो मैं आपको बता दिया हूं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये डेटा रिलीज करता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है, तो वो है दोस्तों आपको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या कि विपो। ठीक है, इनका जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इनका इंग्लिश में नाम है। तो आपको ये पूछ देगा कि ये डेटा कौन रिलीज करता है, तो विपो रिलीज करता है। भारत का स्थान कितना है, 38 है। क्या पहले से सुधार हुआ है, तो बिल्कुल पहले से सुधार हुआ है, आप स्पष्ट क्लियर कट देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि विभिन्न देशों में नवाचार क्षमताओं के परिणामों को मापता है। क्या काम है इसका, कि किन देश में कितना इसका इनोवेशन का, नवाचार का कितना यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा है, उसको क्या मतलब मेजर करता है कि कितना आप इनोवेटिव हुए हैं। साथ ही साथ चीन और अमेरिका पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष पे है। तो टॉप पे कौन है हमारा देश, चीन और अमेरिका, ये टॉप पे हैं, हम 38 पे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम विश्व गुरु हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु हो चुके हैं। विश्व गुरु बोलने से नहीं होता है, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास जितना पेटेंट होगा उतना ही आपके इकोनॉमी बूम करेगा, उतना ही वहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे देखिए R&D के नाम पे 0.65% भारत सरकार दे रहा है, तो इसको और देने की जरूरत है। अमेरिका 5%, 12% दे रहा है, राइट। तो ये सब चीज आपको देखने में, तो यहाँ से आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो टॉपिक था तो यहाँ से फिक्स होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक फिच रेटिंग का एक रिपोर्ट आया कि जो कि जीडीपी विकास दर पे उसका रिपोर्ट होता है। तो ये फिच का रिपोर्ट क्या है, चलिए फिच का रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। फिच ने बोला है कि वर्ष 2026 के लिए, भारत की जीडीपी जो है, भारत की जीडीपी कितना वृद्धि करेगा, 7.75% का रहने का अनुमान दिया है, जो कि दिसंबर 2026 तक मुद्रास्फीति जो है ये 4.5% रहने की उम्मीद है। तो क्या ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। फिच का रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिच जो है बहुत ऑथेंटिक चीज है, बहुत अच्छा उनका प्रिडिक्शन रहता है। तो 2026 के लिए कितना रखा है वृद्धि दर जीडीपी का, 7.5%। और यहाँ पे अब मुद्रा इन्फ्लेशन कितना रखा है, तो 4.5%, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिच जो है ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है
फीचर रेटिंग प्रोवाइड कराता है अपना, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत वर्तमान दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये फीच ने ही बोला है कि भारत जो है दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, राइट। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि जो रेटिंग एजेंसी फीच जो है 2026 के लिए भारत का आर्थिक दृष्टिकोण जारी किया है, इसलिए में ये सारी बातें आपको देखने को मिलता है। और इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो किसी देश के आर्थिक प्रगति का मुख्य संकेतक क्या होता है, वो जीडीपी आपको देखने को मिलता है। तो इसी आंकड़े के साथ में आपका फीच का रेटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में सीधा पूछ ले कि फीच क्या है, तो फीच जो है आपको देश में कितना जीडीपी वृद्धि करेगा, कितना आपका ये इन्फ्लेशन रहेगा, यही सब डेटा वो रिलीज करता है और यही सब डेटा बताता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ से ये जानकारी, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारी चीज जरूरी नहीं है? आप क्या पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में? यही तो पढ़ेंगे कि कौन सा मंत्रालय है, कौन रिलीज करता है, कितना बोला है, और ये सारे जो चीजें हैं आपको हिंदी में तो मिलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हिंदी में इतना कचरा है ना, ये सारे कंटेंट का मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी रिसर्च करना पड़ता है। और मैक्स रहिए, हम अपनी क्वालिटी में थोड़ा भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको ये जो करंट अफेयर जो होता है ना, अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना, ये एग्जाम में सीधा करंट लगाता है। बच्चे जीएस खूब पढ़ते हैं, जीके खूब पढ़ते हैं, जो आपको मैथ रीजनिंग वो भी बहुत करते हैं, लेकिन करंट के नाम पे उनकी हालत खराब हो जाता है। और वो ये सोचते हैं कि बस मैं एग्जाम से 10 दिन पहले 20 दिन पहले एक मैगजीन खरीदूंगा ईयरली वाला और मेरा एग्जाम क्रैक होएगा। नहीं होगा। ऐसे में आजकल करंट अफेयर का इतना वेटेज है कि अगर आप बीपीएससी एग्जाम देते हैं तो पिछले साल भी 150 में से 40 से 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर से था। 40 से 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर से है, तो इसका मतलब है कि करंट अफेयर बहुत बड़ा वेटेज रोल प्ले कर रहा है, 1/3 का रोल प्ले कर रहा है करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर का आप हल्के लेते हैं। जो जीएस है आप उसे पूरे सालों साल भर पढ़ते रहते हैं, डेली पढ़ते हैं, लोगों से क्लास करते हैं, टीचर से समझने का प्रयास करते हैं। क्या करंट अफेयर समझने वाली चीज नहीं है? ये बहुत आसान है अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हम बस एक मैगजीन खरीदेंगे ईयरली वाला और उससे मेरा करंट अफेयर हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। और इसका एक ही उपाय है कि एक चैनल फॉलो कीजिए जो कि बेहतरीन तरीके से सारी चीज कवर करते रहे। फेंकने वाले से दूर रहिए, जो आपको बस मोटिवेट करे, ये ना बोले कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए पढ़ाई थोड़ा बोरिंग ही होता है और वही आपको रिजल्ट देता है। अगर मजे मजे वाला चीज करेंगे ना, मजे करना है कब मालूम है? सिलेक्शन के बाद, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हॉर्मोज पे जो अभी संकट जो चल रहा है, हॉर्मोज जल डमरू मध्य जो संकट है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और इसको मैं थोड़ा और विस्तार से बात करूंगा क्योंकि यूएनईसी में क्या प्रपोजल है, क्या इशू है, तो सारे चीजें बात कर। देखिए हॉर्मोज पे क्यों संकट है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है ये आप देख रहे होंगे, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ठीक है। थोड़ा मैं इसके बारे में क्या भी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा और भी बात करना चाहता हूँ इसके बारे में क्योंकि समझाना जब सोच। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ये इसमें क्यों ऐसा संकट है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप देखेंगे ना, वैश्विक तेल का यानी वर्ल्ड वाइड जो वैश्विक तेल का व्यापार का लगभग कितना 20% लेकर 34% यहीं से गुजरता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है। अब पूरे विश्व भर में समझ लिए कि 30% का अप्रोक्सीमेटली ये तेल यहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो कितनी बड़ी टेंशन वाली बात है। अगर यहीं से अगर तेल क्रॉस नहीं, अगर ईरान यहाँ से हमला करे तो ईरान ने पूरे धमकी दिया भी है। अब भारत के लिए क्यों टेंशन है, तो भारत का 90% कितना, भारत का 90% जो एलपीजी जो है यहीं से इंपोर्ट होता है, और जिससे कि देश में गैस का आपूर्ति का संकट भी गहरा गया है। अगर यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मोज से अगर यहाँ से अगर कोई भी शिप अगर भारत नहीं आएगा, तो आप देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा भारत में टेंशन होने वाला है एलपीजी का। 90% एलपीजी यहीं से आता है, जिसके लिए देखते होंगे कि बहुत सारे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद है, बहुत सारे एलपीजी का इशू आ रहा है, एलपीजी क्राइसिस इंडिया में कितना है। तो ये सारे चीज इसलिए भारत के लिए एक संकट ही है, ठीक है। और ये संकट क्यों आया है उसके बारे में बात करते हैं। ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण यहाँ पे जलमार्ग में आपूर्ति देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे इजराइल भी हमला कर रहा है, अमेरिका भी हमला कर रहा है ईरान के ऊपर बहुत बुरी तरीके से। उनके टॉप लीडर था, उसको मार दिया गया है। तो यहाँ पे ईरान भी बोल रहा है कि हम भी यहाँ से कोई भी क्रॉस नहीं करने देंगे, आप जहाज लेके जाओ। यहाँ पे भारत ने एक जहाज क्रॉस कर रहा था तो भारत के जहाज को उड़ा दिया, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिला है। अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे ओमान और ईरान के बीच में ये देखने को मिलता है। ये स्टेट जल ये जो है ये ओमान है, ठीक है, ये ईरान है, इसके बीच में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और आप देखेंगे ये फारसी खाड़ी अरब सागर से जुड़ने वाला दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल
चेक पॉइंट आपको देखने को मिलता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, फारस की खाड़ी है, अरब सागर, तो आप देखेंगे ये अरब हो गया, ये अरब सागर हो गया, ये फारस की खाड़ी हो गया, स्टेट हो जो, तो उसको जोड़ने वाला सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चेक पॉइंट मिलता है तेल के लिए। ठीक है, साथ ही अगर भारत के बारे में कुछ थोड़ा बात कर ले तो देखिए भारत ने विशाखापट्टनम में, जो कि मंगलुरु में है, दो जगह विशाखापट्टनम मंगलुरु में रणनीतिक रूप से एलपीजी भंडारण के लिए 1.4 लाख मीट्रिक टन बनाया है, जो केवल 2 दिन के खपत के बराबर है। इसीलिए इतना टेंशन है कि यहाँ पे भारत सरकार को रिजर्व पर रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या इशू हो जाए। तो आप देखेंगे कि जब आपको पता है कि हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, 90% इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ना जो एलपीजी भंडार जो है उसको बड़ा करना पड़ेगा। आप केवल 2 दिन की खपत के बराबर है, तो कैसे काम चलेगा? 1.4 लाख मीट्रिक टन रखने के हमारे पास ही रिजर्व है, केवल 2 ही जगह। इसी को एक्सपेंड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत सरकार यहाँ से सीख नहीं लेता है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आप मान के चलिए कि 90% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ईरान का, इजराइल का बहुत बड़ी टसल है। पता नहीं कब ये चेक पॉइंट पे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया, तो इसीलिए हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो संकट जो है वो आपको समझ में आ गया कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है, भारत सरकार को आप क्या स्टेप लेना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है केवल हम एग्जाम ही करें। पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, और वही चीज़ मैं पूरे प्रयास करने की कोशिश किया हूँ कि आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, ताकि आप क्वेश्चन पिक करने की जो क्षमता जो है वो आपका प्रबल हो सके, वो आपका बढ़ सके। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक काफ़ी शानदार टॉपिक हमारे सामने में है। चलिए, जल महोत्सव 2026 लॉन्च किया गया है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान आपको देखने को मिलेगा, जिसका कि आप देखेंगे कि इसको जो उद्घाटन जो किया है, उद्घाटन श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ही किया गया है, और ये नई दिल्ली में जल महोत्सव को संबोधित किया है। ठीक है, नई दिल्ली में ये हो रहा है। इसके बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति जल संरक्षण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पे क्या बोला है, कैच द रेन जैसे अभियानों पर जोर दिया है। आज इसी साथ में संयुक्त राष्ट्र जो है, यूएन जो है 2026 को महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि देखिए जल महोत्सव चल रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो जल जो है उनको कंजर्व करने के लिए, अपने दैनिक जीवन में हिस्सा बनाने के लिए एक नारा दिया है, एक अभियान चलाया जिसका नाम है कैच द रेन। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित कर दिया 2026 को। तो ये भी आपसे पूछे तो आप बताएंगे। अब बात करते हैं कि यह अभियान जो है जल जीवन मिशन के तहत सामुदायिक भागीदारी रूप से मजबूत करने के लिए है। और इसका मंत्रालय कौन सा है? ये जो जल महोत्सव जो चल रहा है, इसका मंत्रालय देखिए नाम से ही पता चलता है कि जल शक्ति मंत्रालय जो है भारत का, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। वही मंत्रालय इसको प्रमोट कर रहा है, उसी मंत्रालय के थ्रू में ये अभियान चल रहा है। बात कर लेते हैं स्टेट के बारे में। तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य जो है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण परिवार को क्रियाशील नल कनेक्शन प्रोवाइड कराना है, और जिससे कि सुरक्षित पेयजल प्रदान हो सके। तो यह है जल महोत्सव का ओवरऑल डिटेल। और ये पूछेंगे क्या ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद ने इसका आयोजन किया है। अगर देश में कोई भी योजना, कोई भी अभियान को अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करता है तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, तो आप बिल्कुल ये जो टैगलाइन जो है कैच द लाइन, ये आपसे पूछ लिया कि कैच द लाइन जो है ये कौन से अभियान का हिस्सा है, आप बोल देंगे जल महोत्सव का, या ये जल महोत्सव का कौन सा अभियान अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है, वो आपका कैच द लाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसका मंत्रालय क्या है? तो जल शक्ति मंत्रालय है। तो ओवरऑल इस तरीके से आपको सारी चीज, और आप मेरे साथ डेली का अगर 40-50 मिनट देंगे ना तो आपका कहीं से डेली करंट पर कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी कहीं से कोई चीज छूटे ना, लेकिन आप लोग को भी एफर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे मेहनत करने से ही थोड़ी हो जाएगा। क्योंकि मैं बस समझा सकता हूँ, मैं बस बता सकता हूँ, मैं बस अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप खुद देखेंगे ही नहीं, खुद अटेंटिव नहीं रहेंगे, आप देख रहे हैं इधर, कर रहे हैं उधर, सोच रहे हैं क्या, तो ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ा समय देना होगा, समय दे के पढ़िए। देखिए मजा नहीं आया तो फिर आप नाम बदल दीजिए। क्या सब कुछ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं भारत के स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। तो ये भारत के स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है, जिसको एसएमआर बोलते हैं शॉर्ट में। देखिए ये क्या है, ये विकसित किया जा रहा मॉडल जो है, जैसे कि भारत एसएमआर 220 MWE जो है, साथ ही साथ आप देखेंगे एसएमआर जो 55 जो है, जो कि मेगावाट का, जो 55 मेगावाट की होता है, साथ ही STCR जो है, जो कि 5 MTH के है। ये वर्तमान में केवल रूस और चीन के पास ही परिचालन एसएमआर है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे क्यों जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत एसएमआर जो है, एसएमआर 55 जो है, STR जो है, ये सब विकसित किया जा रहे मॉडल है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे कि रूस और चीन के परिचालन में ही एसएमआर, वही लोग केवल इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इसमें ये होता है ना कि ये होता है जिससे कि उतना स्पेस भी वो कैप्चर नहीं करता है, जिससे कि इसे कहीं भी ले जाना यानी अच्छे से एस्टेब्लिश करना ये आसान होता है। ठीक है, और ये क्यों जरूरत है भारत के लिए, तो भारत के लिए जरूरत इसलिए है कि विकसित भारत के लिए, क्या विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत जो है 3 स्वदेशी एसएमआर विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, और वो कौन सा है, तो ये यही है भारत एसएमआर, एसएमआर 55 और STR जो है, ये 3 विकसित किए जा रहे हैं। अब इसकी फायदे क्या आती है, परमाणु विखंडन जो है, एसएमआर जो है परमाणु विखंडन रिएक्टर है, जिनकी क्षमता जो है 300 MWE तक होती है। राइट, अब इसको ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, तो आप देखेंगे कि इसको कौन बना रहा है, तो इसको बना रहे बार्क और NPCL मिल करके ये बना रहा है भारत में। ये तीनों के बारे में अगर पूछ ले कि भारत एसएमआर कौन बना रहा है या आप एसएमआर 55 कौन बना रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये बार्क और NPCL जो है ये बना रहा है। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्यों उतना इंपॉर्टेंट है, तो ये है कि भारत को 2047 से परमाणु का ऊर्जा का जो लक्ष्य जो है वो है 8.18 गीगावाट से बढ़ाकर उसे 100 गीगावाट करना, उनका परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, उनका क्षमता को कैपेसिटी हेंस करना है। तो इसीलिए तो आपको अब एग्जाम में इससे पूछेगा कि भारत के परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य कितना है 2047 में, तो आप सीधे बता दीजिएगा कि 100 गीगावाट तक करना है। कितना, 100 गीगावाट तक। इसको बना कौन रहा है, जो एसएमआर रिएक्टर जो हमारे पास है, इसको आप बना रहा है बार्क और NPCL। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी जो अभी जो है ये केवल रूस और चीन ही इस पर काम कर रहा है, यानी अमेरिका के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी उस पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया। चलिए अब एक और शानदार टॉपिक के बारे में आपसे बात करता हूँ और सारी चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कवच 4.0 जो है, कवच 4.0 जो है, इसे लॉन्च किया गया है। ये क्या है, ये आप देखेंगे रेलवे सुरक्षा प्रणाली है। ये रेलवे सुरक्षा प्रणाली कैसे है दोस्तों, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो ना, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएंगे। अगर ना भी कर सकते फिर आप वीडियो कंप्लीट वॉच करें। ठीक है, नहीं लाइक करना है कोई बात नहीं, वीडियो वॉच करिए ताकि आपकी जानकारी इनहेंस हो सके। तो ये देखिए कवच क्या है, देखिए ये कवच जो है, ये जो इंजन जो होता है, इंजन में लगा होता है। ये देखिए यहाँ पे इंजन में लगा हुआ है और यहाँ पे इसको ना सिग्नल देता है, यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करता है और दोनों इंजन में लगा हुआ है। अब ये दोनों इंजन जब आमने सामने होगा ना, तो यहाँ पे टक्कर नहीं होता है, यहाँ पे टक्कर नहीं होता है। और ये देखिए ये जो सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में ये काम करता है, जो कि डिजिटल रेलवे के लिए। तो देखिए अगर 2 इंजन सामने सामने आ गया, कवच लगा है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता है। नहीं तो अगर एक्सीडेंट होता, अगर सामने सामने रेल से, आप उसका स्पीड जानते कितना होता है, कितना लोग मारे जाएंगे। तो यही चीज है कवच। अब कवच के बारे में इतना सारी जानकारी मैं आपको दे दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट दोस्तों आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली से मुंबई, भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच 4.0 को तैनात किया है। कौन से, दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा। आपको सीधा सीधी इसी लोकेशन के बारे में पूछ लेगा एग्जाम में। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इसे जो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल जो है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल जो है वो 4 प्रमाणन प्राप्त है। ठीक है, SL जो है वो प्रमाण पत्र से प्राप्त है, जो सुरक्षा का उच्चतम वैश्विक मानक है। सुरक्षा क्या है, जो गोल्ड जो स्टैंडर्ड जो होता है उसके मानक है। सरकार का लक्ष्य ये भी है कि 2030 तक पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को इससे लेस करना है, पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को भी इससे लेस करना है। तो देखिए ये जो स्टैंडर्ड जो मानक होता है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है,
उसको मानव को ये फुलफिल कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात ये हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये स्वदेशी शौचालय ट्रेन जो है यानी एटीपी प्रणाली जो है शून्य दुर्घटना के लक्ष्य पे ही काम करता है। यानी इनका जो लक्ष्य जो है कि जीरो दुर्घटना, जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य है। और ये स्वदेशी ट्रेन स्वचालित में इसी तरीके से। अब बात करते हैं कि इसको बनाया किसने है। तो रोसो जो है, माफ करिएगा, आरडीएसओ जो है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्हें डेवलप किया है कवच को। कवच 4.0 को किसने डेवलप किया है? तो आरडीएसओ जो है इन्होंने डेवलप किया है। और स्टडी के बारे में बात करें तो यह प्रणाली जो है रेडियो यूनिट, रैपिड टैग और ऑनबोर्ड कंप्यूटर के माध्यम से काम करती है। क्या मैंने बोला? रेडियो यूनिट, रैपिड टैग और ऑनबोर्ड कंप्यूटर के माध्यम से काम करता है। जहाँ से देखना है ना, यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्रोलर है, उसको सारे कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ें, ये कवच 4.0 जो है ये टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में हमने डिटेल से बात करने का प्रयास किया। आई होप यहाँ से सारी चीज़ आपको क्लैरिटी आया होगा कि कवच क्या है, किसने डेवलप किया है, कौन से रूट में लगाया गया है, इसका मेन जो लक्ष्य जो वो क्या है, ये स्टैंडर्ड जो ग्लोबल स्टैंडर्ड उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका ऐसा लेवल क्या है, सारे चीज़ें मैं यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम कर दिया हूँ कवच 4.0 का। अब आप लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और अपकमिंग जो आपका एग्जाम है, बीपीएससी डी प्रीलिम्स का एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है बीपीएससी का, सारे में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बाकी आप एसएससी वगैरह देते हैं, उसमें भी आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो नाम है जो है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है, इससे आप बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे कि इसको बनाया किसने है, बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में जो कि ओबीसी क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग है, उसके नियम के रिलेटेड है। अब वो चीज़ क्या है वो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर की स्थिति जो है उसे निर्धारित करने के मानदंडों को स्पष्ट किया है कि उसकी मानदंड क्या होगा। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे अधिकारी जो होते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, अधिकारी के माता पिता के व्यवसाय जो है, ठीक है, और पद और सामाजिक स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? जो अधिकारियों के माता पिता जो होते हैं, उनके व्यवसाय हो गया, उनके पद हो गया, साथ ही उनके समाज में कैसी स्थिति है उस पर भी विचार करना चाहिए। यह निर्णय जो है पीएसयू, सार्वजनिक बैंकों और कर्मचारी बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कहाँ पे? जो पीएसयू में काम करता हो, जो सार्वजनिक बैंकों में काम करता हो, उनके कर्मचारी बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण जो है केवल माता पिता के आय के आधार पर ना ही किया जा सकता है, उसके लिए अधिकारियों को जो है उनके पद हो गया, सामाजिक स्थिति कैसा है, इन सब पे भी निर्णय करना है। और इससे ना आपको एक चीज ये देखने को मिलेगा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर का जो स्थिति जो है, जो वर्तमान में 8 लाख रुपये है, उसमें अब ये चेंजेस करने की बातें कर रहा है कि आखिर जो ओबीसी कैटेगरी के लोग जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अपना किए हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो क्या अब भी ये जो वर्तमान में जो चल रही जो रिजर्वेशन है उसको लेने लायक है या उनकी स्थिति अच्छी है। तो ये सब बारे में विचार कर रही है। ये क्रीमी लेयर की अवधारणा जो है, क्रीमी लेयर का अवधारणा जो है, ये इंदिरा सहनी केस काफी फेमस है। इंदिरा सहनी केस जो है उसकी वर्तमान आय सीमा जो 8 लाख रुपए रखी गई है, इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका, राइट। और ये ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है किसने प्रोवाइड कराया था दोस्तों? तो ये आपको प्रोवाइड करता मंडल केस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीजें आपको, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो यही सब बारे में बात करता हूँ। अब एक बिहार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है। बिहार से एक सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। कहाँ? बिहार में। अब बिहार में कहाँ? सोनपुर में। तो ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, तो डेफिनेटली जरूरी है। अब बीपीएससी देंगे तो वहां पर तो पूछ ही लेगा, ये वाले भी सावधान। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार की जो कैबिनेट जो है, सारण जिले में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी है। कहाँ पे? सारण जिले में। ये क्यों जरूरी है? तो ये देखिए, ये उत्तर बिहार को कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख ढांचागत पहल है, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि 1302 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है बिहार कैबिनेट द्वारा। ये भारत का 5वां, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये भारत का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की उम्मीद है। इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अभी ये बना नहीं है, 2030 तक इसे बनाया जाएगा। इसका पूरा लक्ष्य यही है, ठीक है।
साथ ही साथ इसका लोकेशन क्या है तो ये आपसे पूछ लेगा। तो दोस्तों तो यहाँ पर बिहार के एग्जाम में जगह का नाम पूछता है स्पेशली, तो ये है दरियापुर चबर क्षेत्र। दरियापुर आप याद रखेंगे कहाँ पे, सोनपुर सारण बिहार में, ठीक है। दरियापुर, दरियापुर जो है ये यहाँ पे इसको बनेगा। और साथ ही साथ बात करते हैं कुछ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिहार के पटना में, कहाँ, बिहार के पटना में 2 संग्रहालयों में, जिसमें कि बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली एक अंडरग्राउंड टनल परियोजना भी शुरू की गई है। कहाँ पे, बिहार के पटना में 2 संग्रहालय यानी कि बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय जोड़ने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल की भी परियोजना शुरू की गई है। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरह से पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सोनपुर ग्रीनफील्ड के बारे में ये सारी जानकारी था। आई होप ये आपके एग्जाम में आए, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आना चाहिए। चलिए, अभी तक आप लोग कैसा समझ रहे हैं, आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। अब बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। 10 मिनट आपसे और लूंगा, उसके बाद हम क्लास अपना समाप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से चलिए, एक नियुक्ति हुआ है आर.एन. रवि का। आर.एन. रवि का पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में। आइए, क्या हमारे लिए जरूरी है? तो डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि इनका नियुक्ति जो हुआ है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, और राज्यपाल के रूप में गए हैं। अब आप पश्चिम बंगाल में आप चुनाव भी होने वाले, इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव वाली चीज़ है तो वहाँ पे आपको राज्यपाल पूछ लेता है कि राज्यपाल कौन कौन से स्टेट के कहाँ की है, सारी चीज़ें। ये पिछले साल बीपीएससी में भी एक ट्रेंड देखने को मिला है। तो इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि देखिए, इन्होंने पूर्व में जो है ये अधिकारी रहे हैं। आर.एन. रवि काफ़ी फेमस है। अब पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, और उन्होंने सीवी आनंद बोस के स्थान पे गया है। तो ये भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है दोस्तों कि ये कौन से राज्यपाल बने हैं, कितने नंबर के, 22वें राज्यपाल के रूप में, किसके जगह पे लिया है। इससे पहले कौन था, सीवी आनंद बोस था, ठीक है। और आर.एन. रवि के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इन्होंने पहले नागालैंड, कहाँ पे, पहले नागालैंड, फिर मेघालय, और उसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले नागालैंड हो गया, मेघालय, तमिलनाडु में भी अपना राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। तो अच्छा खासा इनके पास अनुभव होगा। अगर संवैधानिक रूप से बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल देखेंगे, राज्य का जो होता है, राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल तो हमारे लिए स्टेट के एग्जाम जो होता है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका आर्टिकल क्या है, किससे रिलेट करता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आर.एन. रवि के बारे में, ये इसे बंगाल में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे अगर वन लाइनर्स के बारे में बात करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी था, तो देखिए यहाँ पे आधार ने एक आपको आधार बग बाउंटी एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कि बंग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने, यूआईडीए ने इसे लॉन्च किया है। और ये आधार की जो सुरक्षा मजबूती को एथिकल हैकर्स के लिए उसे मजबूत करने के लिए लॉन्च किया है बग बाउंटी प्रोग्राम। से पूछे बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो यूआईडीए ने लॉन्च किया है, ठीक है। असम जोहा राइस, असम जोहा राइस को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो असम का जोहा राइस है ये, ठीक है। तो ये पहला निर्यात जो है यूके और इटली में क्या है। तो पूछे कि जोहा राइस कहाँ से संबंधित, तो आसाम से संबंधित है। भारत टैक्स 2026, भारत टैक्स 2026 से ये टेक्सटाइल है, टैक्स ने टेक्सटाइल वाला टैक्स। कपड़ा मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत कपड़ा मेले भारत टेक्सटाइल 2026 घोषणा की, जो जुलाई में दिल्ली में होगा। इसी तरह राइट टू डाई जो है वो भी डिग्निटी के साथ में, ये किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल के वेजेटिव स्टेट में पड़े हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथनेसिया को अनुमति दे दी है। तो पैसिव यूथनेसिया भी क्या है, हम पिछले लेक्चर में इसे बारे में बात किया था। इसे चंडीगढ़ लिटरेसी के मामले में जो है, चंडीगढ़ जो है लद्दाख के बाद दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, राइट। एडीसी 150 जो है, एडीसी 150 जो डीआरडीओ और नौसेना ने स्वदेशी हवाई ड्रॉप करने योग्य कंटेनर एडीसी 150 सफल परीक्षण भी कर लिया है। तो ये भी है। साथ ही आर्टेमिस 2 जो है, नासा ने अप्रैल 2026 में चंद्रमा के 4 और क्रू मिशन आर्टेमिस 2 के परीक्षण के लिए लक्ष्य रखा है, राइट। तो ये कुछ वन लाइनर था। तो इससे आपका करंट अफेयर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम दोस्तों चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और थोड़ा डिले हो गया है, बट कोई नहीं, हमें करंट अफेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा बहुत कराए आप छोड़ दें। देखिए, करंट अफेयर करने का मतलब वो आपके एग्जाम में एक हथियार है, एक वेपन्स है। कोई भी एग्जाम करेक्ट करने का करंट अफेयर सबसे शानदार और सबसे सटीक तरीका है। बस इसमें करना कुछ नहीं, डेली आपको 1 घंटा टाइम देना होता है और आपका एग्जाम निकल जाता है। चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को, 2026 को पीएम किसान योजना 22 कहां से जारी किया गया था। 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप बताइए। ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी असम में उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें है एक्सप्लेनेशन, आप इनसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है जियोडकॉन 26 जो है संबंध कौन सा कथन सत्य है। जियोडकॉन का कौन सा कथन सत्य है, थोड़ा ये टफ क्वेश्चन होगा बट आप जरूर पढ़ेंगे। यह भूमिगत आधारित भारत का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन INSA नई दिल्ली में हुआ है। यह भू स्थानिक नीति 2022 से संबंधित है। तो आपके पास 5 सेकंड टाइम है, अब बताइए। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टफ करने का प्रयास इसलिए है ताकि आपको क्लैरिटी आए और आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। राइट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धारा 301 जांच का मुख्य कारण क्या है। जो अमेरिका की धारा था इसके बारे में हम अच्छे से आज बात किया, तो इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में मानवाधिकार का उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाएं, व्यापार अधिषेध, सीमा विवाद या परमाणु परीक्षण। स्टार्ट होता है टाइम आपका। चलिए, तो ये दोस्तों आपका क्या है कि अनुचित व्यापार से संबंधित प्रथाएं जो उसके संबंधित है, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा MCQ 3 का। राइट, तो MCQ 4 हमारे सामने वो है डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला मेजर पोर्ट कौन सा है। ठीक है, डिजिटल ट्विन जो है पहले शुरू करना भारत का मेजर पोर्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ये है JNPT, ऑप्शन नंबर बी में है चिदम्बरनार VOC पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी में पारादीप पोर्ट और डी में है कोचीन पोर्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 मिनट का आपके पास समय है। तो ऑप्शन इसका बी था। ठीक है, ये तमिलनाडु का VO चिदम्बरम पोर्ट पे स्टार्ट किया गया मेजर पोर्ट जो है, जिसे डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। चलिए हमारे सामने 5वां क्वेश्चन आता है, वो है कि कोच 4.0 में SL का अर्थ क्या है। SL4 का अर्थ क्या है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बात किया हूं दोस्तों, आप लोग जरूर जवाब देंगे इसका। ऑप्शन ए है सुपर इंडस्ट्रियल लेवल का, या सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का, या सिग्नल इंटरफेस लिंक का, या सिस्टम इंटेलिजेंस लेवल का। बताइए SIL। इसका आंसर है दोस्तों बी, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। बी में SIL4 का यही है, रेलवे सुरक्षा को उत्तम वैश्विक मानक स्टैंडर्ड को बताता है। चलिए MCQ 6 में देखेंगे SMR की अधिकतम क्षमता कितनी है। SMR की अधिकतम क्षमता कितनी है। 100 मेगावाट, ऑप्शन बी में 300, ऑप्शन सी में 500 या ऑप्शन डी में 1000। जरूर बताएंगे आंसर दे करके। तो दोस्तों इसका है 300, मैक्सिमम जो है 300, यानी ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन हमारे सामने में आता है, वो है ये जैन में मछली पकड़ने के लिए किन जहाज़ों के लिए एक्सेस पास अनिवार्य है। किन जहाज़ों के लिए एक्सेस पास अनिवार्य है। इन सारे बातें हम किए हैं आज के क्लासेस में, अगर जवाब नहीं देंगे ना तो हम बहुत मारेंगे आप लोग को। ऑप्शन ए में है 10 मीटर, बी में है 15 मीटर, सी में है 24 मीटर और डी में है सभी। तो ध्यान से दीजिएगा जवाब। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो MCQ जो होगा इसका 7 का होगा आपका 24 मीटर्स आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। यही है क्या, राइट यही है। चलिए MCQ 8 में और 2 क्वेश्चन है, बस रुक जाइए थोड़ा, बस समय दीजिए। ADC 150 का उपयोग क्या है। ADC 150 का उपयोग क्या है। पनडुब्बी नष्ट करना, हवाई मार्ग से रसद पहुंचाना, तटीय निगरानी, उपग्रह परिसेप्शन। तो इसका आंसर जो था क्वेश्चन नंबर 8 का था वो बी। ADC 150 जो है ड्रोपल कंटेनर है, जो कि नौसैनिक जहाजों को हवाई मार्ग से रसद पहुंचाने के लिए उपयोग होता है। 9 का देखते हैं, OBC क्रीमिलेयर निर्धारण में क्या शामिल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल आई पद सामाजिक स्थिति, आई सीमा 5 लाख, और डी में है क्रीमिलेयर। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें, और ना भी आए तो भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आई पद सामाजिक स्थिति। राइट, तो यही बात बोला गया है। और इनका देखते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है, सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है भारत का कौन सा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की उम्मीद है। कौन सा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की उम्मीद है। दूसरा, तीसरा, 5वां या 7वां। चलिए दोस्तों, तो ये आपका सी नंबर आंसर का सही होगा, 5वां। राइट, तो यहां से आपका 10 जो आज का MCQ का जो करेंट अफेयर था
वो भी यहाँ से आपका समाप्त होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज क्या देखा कि आज के जो टॉप जो 15 जो क्वेश्चन जो था, जो क्वेश्चन नहीं 15 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे डिटेल में हमने समझा आज का 15 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। साथ ही साथ हमने कुछ वन लाइनर भी देखा था 5-6, और साथ में हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी किए हैं इसी करंट अफेयर से रिलेटेड। हमारा एग्जाम फोकस बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे का है। और इस तरीके से आज का जो हमारा करंट अफेयर का जो लेक्चर जो था यहाँ से समाप्त करता हूँ। बाकी अगर आप कल का करंट अफेयर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देखिए, या वीडियो के साइड में आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिए, ताकि आपका कल का भी करंट अफेयर रिवाइज नहीं हुआ है तो वो भी आप रिवाइज जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की गुड बाय, टेक केयर, आराम से पढ़ाई करते रहिए।